हमारे बच्चों, आशा है आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और हम भी कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पे बेस्ड कुछ MCQs आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपने पढ़ चुका है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो मेरे पुराने दोनों वीडियोज जो मैंने अभी डाले थे RTE रूल्स 2011 और NEP 2020 की क्लासेस जरूर देख लें। आपने अगर नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लें। तो चलिए, जिन लोगों ने देख ली उनके लिए इजी रहेगा, जिन्होंने नहीं देखी वो इसको इस सेशन के बाद वापस जाके वहाँ पे देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में SDG 4 को प्राप्त करने के उद्देश्य से इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य कब तक पूरा करने की बात कही गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 2025 तक, दूसरा है 2030 तक, तीसरा ऑप्शन है 2035 तक और चौथा ऑप्शन है 2040 तक। तो प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है, मिलेंगे आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न, ऐसे ऑप्शंस। हम सब जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिए। तो इसका सही जवाब होगा, ये प्रॉब्लम है यार, इसका सही जवाब होगा 2030 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2030। एक छोटी सी बात यहां पे मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये लिखा है भारत में SDG 4। ये SDG 4 क्या है? तो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने आपको बाकायदा ये सारी चीजें क्लियर की हैं, निपुण भारत तक। SDG 4 दरअसल क्या है? SDG शॉर्ट फॉर्म है। S से बनेगा सस्टेनेबल, D से बनेगा डेवलपमेंट और G से बनेगा गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हिंदी में बोलेंगे सतत विकास के लक्ष्य। तो हम आपको बता दें कि UNO ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल मिला के कुछ वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं और वो वैश्विक लक्ष्य 17 हैं, 17, ये फिगर ध्यान रखना। 17 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। पूरी सतत विकास करें पूरी दुनिया का, इसके लिए। और 2015 में, ध्यान रखना, 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनका लक्ष्य रखा है कि ये जो 17 लक्ष्य हैं हमारे, ये पूरी दुनिया में हम 2030 तक पालें। तो बहुत से देशों ने इनको इमीडिएट अडॉप्ट किया है, उनमें से भारत भी एक है। हालांकि हम सतत विकास के लक्ष्यों में 151 देशों में, पिछले दिनों रिपोर्ट आई होगी, आपने पढ़ा है, 132वां स्थान ही प्राप्त कर सके हैं। लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति है तो हम जरूर हासिल कर लेंगे 2030 तक। महत्वपूर्ण बात क्या है वो सुने। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, उनमें चौथा लक्ष्य है जो इस प्रश्न में हमने आपसे पूछा है। इनमें 17 जो लक्ष्य हैं, 17 जो गोल हैं, इनमें पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी नहीं। दूसरा गोल है जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सबको स्वास्थ्य मिले। और चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। तो चौथा जो क्वालिटी एजुकेशन वाला है, उसकी हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति 2020 में इसकी बात की गई है कि ये हम 2030 तक पालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक, दूसरा ऑप्शन। बात समझ में आई? ओके। दूसरा प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर 2 है, NEP 2020 में शिक्षा के अधिकार का आयु वर्ग क्या है? 3 से 6 वर्ष, या 6 से 14 वर्ष, या 3 से 18 वर्ष, या 6 से 18 वर्ष? तो हम सब जानते हैं RTE में 6 से 14 वर्ष था, लेकिन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये 6 से इधर आ गया 3 वर्ष तक, और 14 के बाद उधर चला गया 18 वर्ष तक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, और ये होगा 3 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना बच्चों इसको। ECCE से संबंधित है, 4 ऑप्शन है। 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष और 3 से 18 वर्ष। मेरे पिछले वीडियो का एक करेक्शन मैं आपको बताऊंगा, बने रहें आप मेरे साथ। तो यहां देखिए, ECCE हम पढ़ चुके हैं। ECCE की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, याद है भी शायद।
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और आपको याद है उसका समय क्या था? उसका समय था 3 से 6 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 3 से 6 वर्ष। आपको याद है 0 से 3 तक तो वो घर में रहेगा, क्योंकि 3 से 18 तक उसको स्कूल में रखेंगे हम, ठीक है। फिर 0 से 3 तक घर में रहेगा, फिर 3 से 6 तक वो पहली क्लास में नहीं आएगा, पहली क्लास में तो 6 के बाद ही आएगा। तो ये जो 3 साल वो स्कूल में खेलेगा ना, उसको हम बोलते हैं ECCE। तो ECCE का संबंध हो गया 3 से 6 वर्ष। चौथा प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4, NCERT द्वारा बनाया जाने वाला NCPFECCE 2 भागों में बनेगा। इसका संबंध किस आयु वर्ग से है? 4 ऑप्शन, 0 से 3, 3 से 6, 0 से 8 या फिर 3 से 18। तो मुझे लगता है आप में से कोई बच्चा ही इसको कर पाया होगा, समझ पाया होगा। हालांकि ये जो NCPFECCE है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ECCE के बारे में तो हम खूब बात कर चुके हैं। वास्तव में ये क्या है तो सुन लें। हम सब जानते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बने हैं, अब तक बने हैं ना 4, और यहां भी 2021-22 5वां प्रस्तावित था, थोड़ा लेट हुआ। लेकिन साथ में एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, आप ध्यान रखना कि ये जो NCPF है, इसकी फुल फॉर्म करेंगे N से नेशनल, C से करिकुलम नहीं करेंगे बल्कि करिकुलर करेंगे, क्योंकि ये आगे और भी है। और ये क्या है? नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। क्या है ये? नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। तो एक्चुअली ये क्या है? ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो NCERT बना रहा है, और जल्दी ही आपके सामने ये आएगा, और ये 2 भागों में बनेगा। खास बात, ये ऐसा फ्रेमवर्क होगा जो पेरेंट्स को भी गाइडलाइन देगा, गाइड करेगा, और स्कूल को भी गाइड करेगा। आपको पता है बच्चा स्कूल में आने से पहले 3 साल घर पे गुजारेगा ना, तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि इन 3 सालों में उसकी बेहतर केयर कैसे करेंगे हम। बेहतर केयर का मतलब संज्ञानात्मक विकास किस तरह से करें हम। तो फिर पहले जो 3 साल होंगे ना, 0 से 3, वो तो पेरेंट्स के लिए होगा। किसके लिए होगा? पेरेंट्स के लिए। और उसके बाद बच्चा आ जाएगा 3 साल का हमारे पास स्कूल में। तो स्कूल में जो पहली स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज, वो चलती है 8 वर्ष तक। कहाँ तक चलेगी? 5 साल रहेगा ना फाउंडेशनल में, तो 8 वर्ष तक चलेगी। यानी उसका 3 से 8 तक का समय जाएगा कहाँ पे? स्कूल में, और पहले 3 वर्ष उसके घर में। तो दरअसल ये जो 2 भाग किए गए, ये यही 2 भाग हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसका पहला भाग है 0 से 3 वर्ष, ये पेरेंट्स के लिए है, और दूसरा है 3 से 8 वर्ष, ये स्कूल के लिए है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 0 से 8। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। यानी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में बताओ, तो बेटा ये इंग्लिश में ही आएगा, इसलिए आपको ऐसा ही देखना है, चिंता कोई नहीं है। एन से नेशनल पता ही आपको, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर किसके लिए है? ये केवल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए है, और इसका समय रहेगा 0 से 8 वर्ष। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ECCE द्वारा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में वैकल्पिक स्कूलों को क्या नाम दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि एकदम ऑथेंटिक NEP 2020, जिस तरह से हमने RTE रूल्स 2011 पढ़ा है, तो सब उसी में से है, इसलिए इससे बाहर परीक्षा में कोई प्रश्न जाने की संभावना बहुत कम है। तो ECCE द्वारा, यानी ECCE क्या है? ECCE वो इंस्टीट्यूट, वो स्कूल, सब कुछ आ जाएगा जो एक बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड का केयर भी करेंगे और साथ में एजुकेशन भी देंगे। तो आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का केयर कौन करेगा? स्कूल भी करेगा, समाज भी करेगा, पेरेंट्स भी करेंगे, सब लोग करेंगे ना। तो ECCE में सब लोग शामिल हो गए। तो ECCE द्वारा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में वैकल्पिक स्कूलों को क्या नाम दिया गया है? ध्यान रखें, अभी हमने फ्रेमवर्क की बात करी, सब लोग शामिल हैं, ठीक है। पर ये जो टर्म है ECCE, ये हमने केवल स्कूल में जब बच्चा हमारे पास आएगा 3 साल का, उसके बाद से यूज किए। तो मैंने शायद एक ऐसा सवाल लिया भी है, आगे आएगा कि ECCE लिया था, ECCE का पीरियड क्या है? तो ECCE का पीरियड दरअसल हम स्कूल में, ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उसमें हम पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 3 वर्ष से होगा, 3 वर्ष से 6 वर्ष।
लेकिन चूंकि पेरेंट्स को इंक्लूड किया तो पहले वो भी शामिल हो गए। और एनसीईआरटी जो फ्रेमवर्क बना रहा है वो 6 वर्ष नहीं बल्कि 8 वर्ष तक बनेगा, क्योंकि वहां हम 8 वर्ष तक बच्चों का केयर करेंगे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, केवल शब्दों को देखना है ध्यान से और समझना है। तो ईसीसीई द्वारा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में वैकल्पिक स्कूलों को क्या नाम दिया है? तो आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, आश्रमशाला, किंडरगार्टन। देखा जाए अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो सारी बातें एक ही तो हैं, वही तो आंगनबाड़ी है, वही बाल वाटिका है, वही आश्रमशाला है और वही किंडरगार्टन है। पर पर्टिकुलर ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, सब पर्टिकुलर एक नाम दे रखा है NEP 2020 में, और वो नाम है आश्रमशाला। क्या नाम है वो? आश्रमशाला। तो याद रखना बच्चों, इसका जवाब आएगा आश्रमशाला। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि इस पीडीएफ को पहले देखना है, सोल्व करना है। आप में से बहुत कम बच्चों ने ये किया है, ये देखा है, और उन्होंने कहा कि सर हमको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ नहीं मिली। तो मैं आपको बता दूं, रीड साइकोलॉजी के नाम से अपना पुराना टेलीग्राम चैनल था, वो डीएक्टिवेट हो गया। तो हमने एक नया चैनल बनाया है आपके लिए ही, और उसमें केवल ये 4 पीडीएफ ही हमने डाली हैं। 4 पीडीएफ कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति 2020 वाली NEP 2020 के नाम से, और राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 RTE रूल्स 2011 के नाम से, और इन दोनों के MCQs के नाम से या क्वेश्चंस के नाम से। तो 4 पीडीएफ वहां पे आपको मिलेंगी, पीडीएफ फाइल। उसके अलावा 5वीं इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब दूंगा तो उसमें डालूंगा, ओके। पर वो रीड साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि रीड हटा देना है आपको, और वो है साइकोलॉजी अशोक पारिक। तो साइकोलॉजी अशोक पारिक आप लिख लेना। बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर नहीं मिल रहा। तो मैंने पिछले वीडियो में कितने बार बोला, साइकोलॉजी अशोक पारिक आप सर्च करेंगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और उसमें तमाम बातें मेरे चैनल पे मैं जो भी करूंगा वो सारी उसमें पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगी। चलिए, छठा प्रश्न देखिए। नवीन शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक व आर्थिक रूप से अलाभान्वित क्षेत्रों के लिए छात्र अनुपात शिक्षक कितना होगा? 30:1 होगा, या 25:1 होगा, या 20:1 होगा, या फिर 40:1 होगा? 30:1 है, या 25:1 है, या 20:1 है, या फिर 40:1 है? तो ध्यान रखना, हमने आपको ये बात बता भी चुके हैं। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2, 25:1। सही जवाब क्या होगा? 25:1। आपको याद है हमने आपको एक बात बोली थी, और वो क्या थी? वो थी सामाजिक व आर्थिक रूप से अलाभान्वित। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सामाजिक को बोलते हैं सोशल, आर्थिक को बोलते हैं इकोनॉमिकल। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल अलाभान्वित को बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। तो कभी परीक्षा में आपको शॉर्ट फॉर्म मिल सकती है, वो शॉर्ट फॉर्म क्या मिल सकती है? वो शॉर्ट फॉर्म आपको मिल सकती है SEDs और कुछ नहीं है, बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स। सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे SED। तो SED के बच्चों के लिए 25:1 का अनुपात होगा। हालांकि वैसे आपको सीधा पूछ लें कि शिक्षा नीति 2020 में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, तो हम करेंगे 30:1। क्या करेंगे? 30:1। लेकिन जो SEDs हैं, जो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उनके लिए 25:1 का रहेगा। तो क्लियर है? नेक्स्ट, NEP 2020 का पैटर्न क्या है? NEP 2020 का पैटर्न है, फर्स्ट ऑप्शन है 10+2+3, दूसरा है 5+3+3+4, तीसरा है 5+4+3+3, और चौथा है 3+3+4+5। तो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं 10+2+3 राजीव गांधी वाली बात थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो देश की दूसरी शिक्षा नीति थी, उसमें इसको लागू किया गया था। यहां तो 2020 में तो क्या है, 5+3+3+4 रहेगा। याद है ना आपको? पहले 5 साल को हम क्या बोलेंगे? फाउंडेशनल स्टेज। अगले 3 साल को हम क्या बोलेंगे? प्रिपेरेटरी स्टेज। अगले 3 साल को हम बोलेंगे मिडिल स्टेज, और आखिरी 4 साल को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टेज। आपको याद है, पहले 5 साल जो बच्चा स्कूल में आएगा, तो पहली बार जब वो आया तो 3 साल का होगा, फिर 5 साल वो स्कूल में रहेगा तो कितने साल का हो जाएगा? 8 साल हो जाएगा। और ये 3 से 8 पहली फाउंडेशनल स्टेज का समय है जो हम आपको बता चुके हैं।
उसके बाद 8 साल का हुआ, फिर उसको 3 साल का काम करना है, तो ये हो जाएगा 8 से 11 का ग्रुप। मैं बता चुका हूँ आपको, एकदम नए बच्चे हैं वो सुन लें, पुराना इसका डिटेल्ड वीडियो है उसको देखना है आपको, और ज़रूर देखना है आपको। फिर 11 के बाद वापस 3 साल, तो 11 से 14 हो गया। तो पहली स्टेज 3 से 8 फाउंडेशनल, दूसरी 8 से 11 प्रीपेरेटरी स्टेज, तीसरी 11 से 3 साल 14, 11 से 14 मिडिल स्टेज, और अंतिम स्टेज आ जाएगी 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 से 18, और वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में आपकी 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासेस आ जाएंगी। 3 से 8 में आपको ध्यान है इसके 2 वर्ग हैं, 3 से 8 में 3 से 6 तक तो हम उसको ECCE में रखेंगे। उसके बाद अगले 2 साल क्लास 1 और 2 होगी, तो 3 से 8 वाला फाउंडेशनल स्टेज में 2 क्लासेस बच्चा पढ़ लेगा। 8 से 11 वाले में बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास पढ़ लेगा। 11 से 14 वाले में बच्चा 6ठी, 7वीं और 8वीं पढ़ेगा, और 14 से 18 वाले में बच्चा 9th 10th 11th और 12th स्कूली शिक्षा में पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेड 3 से 5 यानी कक्षा 3 से 5 को NEP 2020 में क्या नाम दिया? तो हमने अभी आपको बताया, मेरे ख्याल से आपने सबने सही किया होगा। इसका नाम है फाउंडेशनल स्टेज, हम आपको बता चुके हैं। फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल से 8 साल तक वो रहेगा, और केवल 2 क्लास ही उसकी हो पाएंगी, पहली और दूसरी। प्रीपेरेटरी में तीसरी, चौथी और 5वीं हो जाएंगी, मिडिल में 6ठी, 7वीं, 8वीं हो जाएंगी, और सेकेंडरी में 9 से लेकर 12 तक हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है तीसरी, चौथी, 5वीं, इसलिए इसका राइट आंसर कर देंगे हम प्रीपेरेटरी स्टेज। यही तो पूछा ना, 3 से 5 तक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रीपेरेटरी स्टेज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अब कुछ बेहतरीन सवाल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, नवीन शिक्षा नीति 2020 के बारे में असत्य कथन है। इसका मतलब 4 में से 3 ऑप्शन राइट है, एक गलत है। पहला ऑप्शन है, कक्षा 5 तक मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो। बोलिए ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। पहली से कक्षा 5 तक मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा व होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, कोई भी नाम आए, ये शिक्षा का माध्यम होगा, ऐसा एकदम क्लियर लिखा है। हालांकि 8वीं तक ऐसा करें तो बेहतर होगा, ये भी लिखा है, प्रेफरेंस दी जानी चाहिए 8वीं तक, लेकिन ये क्लियर है कि 5 तक तो माध्यम शिक्षा का क्या होगा, मदर टंग और होम लैंग्वेज ही होगी। लिहाजा पहला ऑप्शन राइट है, हमको असत्य ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन है, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला राज्य, क्षेत्र एवं स्वयं बालक की पसंद पर लागू हो। तो आपको याद है, हमने आपको एक बात बताई थी कि लैंग्वेज पावर की बात तो करती है NEP 2020, पर मल्टीलिंग्विलिज्म की बात तो करती है, पर साथ ही भाषा किसी पे बाध्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए त्रिभाषा सूत्र लागू करना है, और बेहतर रहेगा, उन्होंने ऐसा बोला है इस शिक्षा नीति के दस्तावेज में जो सरकार ने छापा है, कि साहब 6ठी क्लास से आप त्रिभाषा सूत्र लागू कर सकते हैं, और त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं आप कर सकते हैं, जिसे मदर टंग तो रहेगी, साथ में और भी 2 भाषाएं हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कंपल्सन नहीं है। कोई भी स्टेट, आपको पता है साउथ के स्टेट्स ऐसा आंदोलन करते हैं कई बार, ठीक है, नॉर्थ वाले भी कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए NEP 2020 में छूट दी है कि राज्य, अगर आपको पसंद आता है तो ये लागू करो, नहीं पसंद आता है तो मत करो। यानी आपकी इच्छा है, आपका जो रीजन है उसके हिसाब से भी आप चॉइस कर सकते हो, और खुद बालक और बालक का जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी वो चॉइस कर सकता है। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आई, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी NEP 2020 रिजिड नहीं है, हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लें, चाहे यूनिवर्सिटी स्कूल का सिलेक्शन कर लें, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, नमनीयता, लोचनीयता रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। तीसरा देखें, उससे पहले चौथा देखो। चौथा मैं आपको बता चुका हूं, मल्टीलिंग्वलिज्म व लैंग्वेज पावर का उल्लेख है। क्या मल्टीलिंग्वलिज्म व लैंग्वेज पावर का उल्लेख है नवीन शिक्षा नीति 2020 में? बिल्कुल है साहब। तीसरा देखिए, कक्षा 6 से किसी विदेशी भाषा को पढ़ने का अवसर उपलब्ध है। ये वाला ऑप्शन गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहां कक्षा 6 दे दिया, वास्तव में ऐसा तो कक्षा 9 के बाद हमको दिया गया है कि 9 के बाद कोई फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चा ऑप्ट कर सकता है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फिर एक महत्वपूर्ण 3-4 इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिलेंगी।
असत्य फिर बताना है तो पहला ऑप्शन पढ़िए आप, भारतीय सांकेतिक भाषा। क्योंकि देखो होता क्या है, मेरा स्टाइल क्या है मैं आपको बताऊं। मेरा स्टाइल ऑफलाइन क्लासेस में भी यही रहता है, मेरे बच्चे जानते हैं कि हम क्लास में बहुत डीपली भी जाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, जी खोल के, जी भर के पढ़ते हैं हम। लेकिन कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जिनको हम डिटेल में नहीं पढ़ते, तो उनको हम क्वेश्चन आंसर्स में लेते हैं। जैसे हमने बोला ना, कॉम्प्लीमेंट्री शब्द कई बार बोला आपने सुना है कि आप वहाँ पे गए ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, तो उस जगह आपने पूछा कि साहब मेरे को ब्रेकफास्ट में क्या 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 आपके पास मेनू देखा आपने, तो पता लगा साहब एक पराठा मिलेगा 20 रुपए का। तो फिर आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो बोलेंगे अचार कॉम्प्लीमेंट्री है या चटनी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वो तो फ्री में मिलेगी, लेकिन क्या कोई अकेला अचार चटनी ले सकता है? नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है कि आप में से ऐसे बच्चे जो अकेले मेरे ये क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं ना, उनको केवल चटनी मिलेगी, केवल अचार मिलेगा, पराठे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो मेरे डिटेल्ड वीडियो हैं उनको भी देखना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स देखना है, तो फिर मज़ा आएगा, फिर पूरक होगा, दोनों काम बेहतर होंगे। इसलिए कुछ छोटे छोटे बिंदु जो हम डिटेल्ड क्लास में ले नहीं सकते, उनको हम क्वेश्चन आंसर्स के जरिए लेते हैं। ये हमारा स्टाइल रहा है शुरू से, क्लास का भी, ऑफलाइन का भी और अभी ऑनलाइन का भी। चलिए, तो कौन सा गलत है? पहला है भारतीय सांकेतिक भाषा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज संपूर्ण देश के लिए मानक भाषा। तो बच्चों, NEP 2020 में ये साफ लिखा है कि साहब चूंकि हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, चूंकि हम इक्विटी की बात करते हैं, चूंकि हम एक्सेस यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब सबको एक सूत्र में बांधने की बात भी करते हैं, तो फिर जो साइन लैंग्वेज होती है, पता है साइन लैंग्वेज क्या है? साइन लैंग्वेज में मूक बधिर लोग या आप भी इशारे करके बातें करते हैं ना, इशारे। तो वो जो इशारे होते हैं ना, वो इशारे हर जगह के अलग होते हैं। बोले होते कि नहीं होते? भरतपुर के बच्चे कुछ और इशारे करते हैं, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के बच्चे कुछ और इशारे करते होंगे। तो यहाँ हो सकता है मतलब बदल जाए, अर्थ बदल जाए, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ना, बहुत बार चाइना से लेके पंजाब तक चीज़ें अलग होती हैं। चाइना में कहते हैं ना कि ये इशारा कुछ और है, इंडिया में इस इशारे का मतलब कुछ और है, जापान में कुछ और है, US में कुछ और है ना। तो इस बात का ध्यान रखा है कि भारत के आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, एक साइन लैंग्वेज डेवलप हो, ताकि वो भी एक सूत्र में भी बांधे और सबको एक जैसा ही समझ आए, अंडरस्टैंडिंग बने। इसलिए महत्वपूर्ण है ISL। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज को बोलते हैं, भारतीय सांकेतिक भाषा को बोलते हैं। तो एक मानक भाषा सांकेतिक भाषा के रूप में होगी, ऐसा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोला है। दूसरा ऑप्शन, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक इंटर्नशिप की शुरुआत। क्या कक्षा 6 से व्यावसायिक इंटर्नशिप की शुरुआत है? जवाब है बिल्कुल है। तीसरा, कक्षा 9 से अपनी पसंद के विषय का चुनाव की स्वतंत्रता। क्या यह बात सही है? बिल्कुल है। और चौथा ऑप्शन है कक्षा 9 से कोडिंग की शुरुआत। ये बात गलत है, क्योंकि यहां कोडिंग कक्षा 9 से नहीं होगी बल्कि कक्षा 6 से होगी। इसलिए चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ये असत्य है। हम आपको बता चुके हैं कोडिंग का मतलब क्या है। कोडिंग का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, कोडिंग का मतलब इनोवेटिव थिंकिंग है, सृजनात्मक चिंतन है, कोडिंग का मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एबिलिटी है, कोडिंग का मतलब कम्युनिकेशन है, कोडिंग का मतलब आसपास के माहौल में रह के बच्चा स्टेप बाय स्टेप समस्याओं को सुधारना सीख जाए, प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ों से जुड़ जाए। तो यही तो वास्तव में पढ़ाई है, यही तो हम चाहते हैं, यही तो वैश्विक जो लक्ष्य हैं वो भी चाहते हैं, और यही NEP 2020 का गोल है, मोटो है, पिलर है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों फोर्थ वाला, कि कोडिंग कक्षा 9 से नहीं बल्कि कक्षा 6 से होगी। याद रखना, 9 से विषय चुनेंगे, कक्षा 6 की महत्वपूर्ण बात, व्यावसायिक इंटर्नशिप की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, और 6 से पहले आपको बताया ही है हमने। ओके, अब चलते हैं आगे। तो ये बात क्लियर हुई ना, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ये मैं आपको फिर बता दूं, असत्य पूछा है तो पहली बात, 5 तक मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो, बिल्कुल हो, प्रेफरेंस 8वीं तक दी जानी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में फ्लेक्सिबिलिटी हो, पसंद है तो लागू करो, नहीं तो मत करो, बिल्कुल सही बात है। कक्षा 6 से विदेशी भाषा नहीं बल्कि कक्षा 9 से विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, कक्षा 9 से ही फ्री स्ट्रीमिंग हो सकती है, कोई भी विषय ले सकते हैं आप, ठीक है। और मल्टीलिंग्विलिज्म व लैंग्वेज पावर तो बिल्कुल है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट था, और इसमें भी असत्य पूछा था, तो इंडियन स्टैंडर्ड, माफ करें, इंडियन साइन लैंग्वेज एक होनी चाहिए, ये बात सही है। कक्षा 6 से
वोकेशनल इंटर्नशिप शुरू होगी, ये बात भी सही है। वोकेशनल इंटर्नशिप क्या थी मैं आपको बता चुका हूँ। वोकेशनल इंटर्नशिप का मतलब कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं है, बल्कि अपने आसपास हम जो भी काम करते हैं ना, गार्डनिंग से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, वीविंग से लेके, बर्तन बनाने से लेके, उन सब से लिया गया है। आगे चल के यही तो कमाल करने वाले हैं। ओके, कक्षा 9 से अपनी पसंद का विषय बिल्कुल चुन सकते हैं। इसके लिए हमने एक शब्द काम में लिया था, याद है, स्ट्रीमिंग। और कोडिंग जो शब्द है वो कक्षा 6 से है। कोडिंग का मतलब वास्तविक परिस्थितियों में बच्चों को समस्या समाधान के तरीके सीखने के मौके देना। ओके, नेक्स्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन कमाल के हैं तो फिर आप शेयर जरूर करना। चलिए, ये एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में छात्रों का आकलन, शब्दों से खेलना सीखना है। किस तरह से आपको आंसर्स देने ये भी समझना है। हालांकि हम तो आपको ये तक बता चुके हैं कि तुक्का कैसे लगाना है, और पूरे राजस्थान में अपना जो तुक्का लगाने का तरीका था वो इतना परफेक्ट गया है कि आप क्या जानो मेरे पास कितने बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर हम उससे सेलेक्ट हो गए। चलिए, तो यहां देखिए, नवीन शिक्षा नीति 2020 में छात्रों का आकलन डैश से डैश की ओर शिफ्ट किया जाता है। यानी किधर से किधर की ओर। तो किधर से किधर की ओर का कोई भी प्रश्न आए तो मान लेना कि पहले वाला जो होता है ना उसको छोड़ रहे हैं और बाद वाले को अपना रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसमें 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन फॉर्मेटिव समेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेटिव पहले लिखा है तो पहले रिक्त स्थान में आएगा, समेटिव बाद में लिखा है तो बाद वाले रिक्त स्थान में आएगा। ऑप्शन ये कहता है कि हम आकलन को फॉर्मेटिव से समेटिव बना रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है आकलन को समेटिव से फॉर्मेटिव बना रहे हैं। फॉर्मेटिव का मतलब रचनात्मक है, समेटिव का मतलब योगात्मक है। तो पहले ऑप्शन में है। अब आप बोलेंगे साहब हिंदी में क्यों नहीं, तो बिल्कुल इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है। हिंदी में तो हो ही जाएगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि हिंदी में निर्माणात्मक आ गया तो रचनात्मक के स्थान पे, और योगात्मक के स्थान पे सकलात्मक या समग्रात्मक आ गया तो। इसलिए आपको फॉर्मेटिव समेटिव ध्यान रखना है, फिर गारंटी है परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। और 2 3 4 प्रश्न तो मेरे बच्चे औरों से इसलिए आगे रहते हैं कि साहब इंग्लिश वाली चीज़ें उनको एकदम क्लियर हैं, और कोई बहुत बड़ी कोई ये नहीं है कि साहब इंग्लिश में पीएचडी करनी पड़ेगी। ये सिंपल शब्द हैं जो हमको जानने हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन था फॉर्मेटिव समेटिव। इसका मतलब आकलन फॉर्मेटिव से समेटिव यानी रचनात्मक से योगात्मक होना चाहिए। दूसरा है समेटिव से फॉर्मेटिव यानी योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। तीसरा फॉर्मेटिव से रोट लर्निंग होना चाहिए। चौथे ऑप्शन के अनुसार होलिस्टिक से 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों याद रखना, होलिस्टिक क्या होता है। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र सर्वांगीण विकास। अफेक्टिव डोमेन, बिहेवियरल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, यानी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी पक्ष, इसको बोलते हैं होलिस्टिक सर्वांगीण विकास। और 360 डिग्री असेसमेंट भी सर्वांगीण हुआ। इसका मतलब होलिस्टिक और 360 एक ही बात है। तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है फॉर्मेटिव रोट लर्निंग। तो ध्यान देना, यहां पे आकलन किधर से किधर को जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने जो आपको तुक्का बताया ना कि 3 ऑप्शन से जो हटके वही आंसर होगा। तो इसमें देखिए पहले वाले में फॉर्मेटिव है, इसमें पहले वाले में फॉर्मेटिव है। यहां फॉर्मेटिव से रोट लर्निंग रटने वाली बात है, खराब बात है बाद में, पहले अच्छी बात है। इसमें भी बाद में समेटिव खराब बात है, पहले अच्छी बात है। इसका मतलब ये दोनों वैसे नहीं होंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। और इसका मतलब क्या है, आकलन समेटिव से फॉर्मेटिव की ओर शिफ्ट होगा। मतलब अब तक हम समेटिव आकलन को महत्वपूर्ण मानते थे। एनसीएफ 2005 आरटी के आने से पहले पहले, या इस शताब्दी की शुरुआत से पहले, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन मेथड्स आने से पहले, इन पेडागोजिकल चीज़ों के आने से पहले, पुराने ज़माने में कितने नंबर आए ये महत्वपूर्ण माना जाता था। कितने नंबर आपने आए इसको बोलते हैं समेटिव। लेकिन फॉर्मेटिव में तो बीच में ही क्या चल रहा है, कितना सीख रहे हो, कमी है तो कैसे दूर करें, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव बेहतर है, समेटिव खराब है। तो आकलन पहले खराब से हम अब बेहतर की ओर चलेंगे ना, तो आकलन क्या होगा, योगात्मक से रचनात्मक की ओर होगा, या फिर आकलन समेटिव से फॉर्मेटिव की ओर शिफ्ट होगा। तो ऐसे प्रश्न आपको समझने हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में हमारे बच्चे बन पाएंगे, और तभी माँ बाप के सपने को साकार करेंगे। और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हम आपके साथ रहेंगे तो ये कर देंगे, एक सीट पक्की। शेयर तो करना मेरे बच्चों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, NEP 2020 के बारे में सही नहीं है। देखो फिर कितनी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री में आपके लिए लेके आ रहा हूं। यानी इनमें से 3 बातें और बेहतरीन है जो आपको समझनी है। पहला ऑप्शन है कक्षा 3, 5 व 8 के लिए विद्यालय आधारित परीक्षाओं का आयोजन होगा। सोचिए,
क्या 2020 की शिक्षा नीति में ऐसा कहा गया है कि कक्षा 3, 5 व 8 के लिए विद्यालय आधारित परीक्षाओं का आयोजन होगा? जवाब है यस, बिल्कुल कहा गया है। यानी ये मांग उठी थी ना, किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, तो बोले साहब परीक्षा तो होनी चाहिए। तो यहाँ फेल तो नहीं करना है, पर परीक्षा जरूर लेंगे। पर वो परीक्षा कोई बाहर बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आरटी में साफ लिखा है आरंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड एग्जाम कंपलसरी नहीं होगा। विद्यालय आधारित आकलन कर सकते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए कर सकते हैं हम। स्कूली एग्जाम ले लेगा, लेकिन एग्जाम होगी 3 क्लासेस में, तीसरी में, 5वीं में और 8वीं में। कब? नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद। बात समझ में आ रही है आपको? दूसरा, कक्षा 10 व 12 के लिए 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नवीन शिक्षा नीति कहती है कि सब सेमेस्टर सिस्टम होगा। और सेमेस्टर सिस्टम का मतलब है कि पहली बार बोर्ड परीक्षा में आपने जो परफॉर्मेंस दी, अगर आपको लगता है कि दोबारा उसमें सुधार करना है, तो आपको दोबारा देने का मौका मिलेगा। इसका मतलब बोर्ड परीक्षा का डर आधा रह गया। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख विकसित होगा। तो राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख विकसित होगा, ये बात कही गई है, बिल्कुल कही गई है, याद है ना आपको? यानी पूरा असेसमेंट में भी एक रूपता बनी रहे, इसलिए परख PARAKH लागू किया गया है। 2020 में परख बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। हम आपको परख की फुल फॉर्म भी, या कुछ फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, बता चुके हैं उस डिटेल क्लास में, उसको देखना। क्या बताई थी, याद है आपको? परख में सबसे पहले P है, P से बनेगा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से एनालिसिस, K से नॉलेज और H से होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परख है, जो कि बहुत बड़ी बात है 2020 की शिक्षा नीति का। अगली महत्वपूर्ण बात है NTA, आपको याद है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा लेगी, द्वारा कक्षा 9 में प्रवेश हेतु अभिक्षमता परीक्षण होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। याद है आपको? साइकोलॉजी में एप्टीट्यूड टेस्ट हम आपको बताते हैं कि आप कौन से क्षेत्र में कमाल करोगे, उस क्षेत्र में जाने के लिए आप में अंतर्निहित योग्यताएं हैं कि नहीं है, इनका टेस्ट किया जाना एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, जो अंतर्निहित है। पर उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसका मतलब अभिक्षमता अर्जित और जन्मजात दोनों होती है। हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, हमारे पुराने वीडियोज में, याद है ना? जो नए बच्चे हैं उनको देखना सब। तो क्या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 9 में प्रवेश के लिए ऐसा परीक्षण लिया जाएगा? NEP 2020 में ऐसा कहा गया है, यस और नो? जवाब है नो। वास्तव में NTA में एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता है, पर वो कक्षा 9 में प्रवेश के लिए नहीं होता, बल्कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए होता है, वो 12वीं के बाद होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चारों बातें समझ में आई आपको? फिर देख लें, कक्षा 3, 5 व 8 के लिए विद्यालय आधारित परीक्षाओं के आयोजन की बात NEP 2020 में कही गई या नहीं? आप बोलेंगे साहब बिल्कुल कही गई है। बोर्ड परीक्षा 2 बार कर दी कि नहीं? बिल्कुल कर दी है। परख महत्वपूर्ण होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन अभिक्षमता परीक्षण 9 में प्रवेश के लिए नहीं, बल्कि कॉलेज में प्रवेश के लिए होगा। लिहाजा चौथा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13th अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को GDP का कितने प्रतिशत आवंटित होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP का कितने प्रतिशत आवंटित होगा? 4 ऑप्शन है, 4, 5, 6 या 8। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। 6% शिक्षा को मिलेगा। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीपेरेटरी स्टेज में आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता, बहुत महत्वपूर्ण बात, FLN याद है ना आपको? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्रीपेरेटरी स्टेज में आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता FLN को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। हम आपको बता चुके हैं ये बात। इसका संबंध किस ग्रेड से है? ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 या कक्षा 5? तो सही जवाब है कक्षा 3, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कक्षा 3 तक
के बच्चों को, सभी बच्चों को, 100% बच्चों को आधारभूत संख्यात्मकता, आधारभूत या मूलभूत साक्षरता का ज्ञान होना चाहिए। दरअसल हम आपको बता चुके हैं FLN की फुल फॉर्म भी आपको बता चुके हैं, फाउंडेशनल लर्निंग लर्निंग लिटरेसी। ओके, हाँ, FLN की फुल फॉर्म थी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड माफ करें, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसिटी, ये हम आपको बता चुके हैं। ध्यान रखना, हिंदी में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसिटी को हमने बोला था आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। मैं अभी आज मेरे स्कूल में देख रहा था, अभी नई बुक्स आई है, नई बुक्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स के लिए गाइडलाइंस आती हैं, ठीक है। तो वहां पे एक बुक आई है, उसका नाम है बुनियाद। क्या नाम है उस बुक का? बुनियाद। और बुनियाद पूरी की पूरी FLN है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात करती है, ठीक है ना। दरअसल यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताऊंगा, हम इसको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता बोलते हैं। हम इसको हिंदी में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान भी बोलते हैं। और उर्दू का एक शब्द बुनियाद, बेसिक, बेसिक भी वही है, फंडामेंटल, ठीक है। तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये भी इसका नाम है। दरअसल भारत सरकार ने इसके लिए एक अभियान चलाया है, और वो अभियान दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहलाता है निपुण। निपुण भारत आपने सुना होगा, NIPUN। निपुण की फुल फॉर्म भी मैं बता चुका हूं, मेरे इससे पहले के जो वीडियोज हैं उनमें निपुण की फुल फॉर्म आप सुन लें। निपुण में NIPUN है। तो पहला जो N है उससे बनता है नेशनल, I से बनता है इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर, P से बनता है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब बताऊंगा अभी आपको। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी एक राष्ट्रीय पहल है ऐसी निपुण, जिसमें रीडिंग केवल पढ़ने का मतलब केवल बोल देना नहीं है, उच्चारण करना नहीं है, बल्कि समझ के पढ़ना है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग करना है। और न्यूमरेसी का मतलब संख्या ज्ञान भी होना है। तो एक बहुत बड़ी बात कही गई है साहब कि आपके इनके वैश्विक लक्ष्यों में, कि साहब हम बच्चों को कम से कम इतना तो कर दें कि वो संख्याओं को और साक्षरता को बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। इसके लिए प्रोग्राम है FLN। ये ऐसी फाउंडेशन है जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दोनों की बात करती है। लिटरेसी मतलब साक्षरता और संख्यात्मकता। साक्षरता का मतलब पढ़ने लिखने और भाषा वाला ज्ञान हो जाए बच्चों को, मैं बता चुका हूं वैसे आपको डिटेल में। और संख्यात्मकता का मतलब संख्याओं का ज्ञान हो जाए बच्चों को। एक महत्वपूर्ण बात यहां पे मैं आपको और बताऊंगा। एक्चुअली ये लक्ष्य है 2025 तक। क्या है? 2025 तक। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जो निपुण भारत है या निपुण है, उसमें कहा गया है जब 2025 तक तीसरी के बच्चों को ये लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे ना, तो पांचवी तक कब हासिल कर लेंगे? ये पांचवी तक वाली बात भी महत्वपूर्ण है। पांचवी तक हम हासिल कर लेंगे 2026-27 तक। कब तक हासिल कर लेंगे? 2026-27 तक। क्योंकि 2025 दिया ना इसमें, तो हमारे यहाँ पे सेशन क्या होता है? सेशन ऐसे ही होता है, 20-21, 21-22 होता है ना स्कूलों में। तो 2025 तक हासिल हो गया, तो 25-26 तो ये हो गया, 25 तक तो हो गया। फिर 25-26 आ जाएगा चौथी क्लास, और 26-27 आ जाएगा पांचवी क्लास। तो 2026-27 तक ध्यान रखना इस बात का। 2026-27 तक अगर ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाए, तो 2026-27 तक FLN के लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। कौन सी क्लास तक? तो हम बोलेंगे पांचवी क्लास तक। तो पांचवी क्लास की बात आए तो 2026-27 है, और ग्रेड 3 की बात आए तो 2025 तक है। और ये है क्या? ये मैं आपको बता चुका हूं, मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान तो बच्चे प्राप्त कर लें। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस, बता चुका हूं आपको, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा में सन 2035 तक। आप बोलेंगे साहब आपने तो बताया 2030 तक। तो याद रखना प्यारे बच्चों, आपके प्री प्राइमरी से लेके और सेकेंडरी स्टेज तक यानी स्कूली शिक्षा का लक्ष्य है 2030। लेकिन उच्च शिक्षा आ जाए या वोकेशनल आ जाए तो ये लक्ष्य हो जाएगा बहुत लंबा, क्योंकि 100 के 100% बच्चों को हम वोकेशनली तैयार कर दें, यानी जो जिसके पास जॉब नहीं लगेगा ना, वो उसको हाथ का काम इतना होगा उसके पास कि जीविकोपार्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो सालों लगेंगे, सदियां लग सकती हैं। लेकिन
2020 की शिक्षा नीति में इस बात पे भी फोकस किया गया है कि हमारे देश में अभी अभी ये बिलो 20 है दरअसल, ठीक है ना, वोकेशनल और हायर एजुकेशन। तो किसी भी देश में पूर्णता नहीं है, तो 50% 2035 तक पालें तो बहुत है। इसका आंसर हो जाएगा 50%। क्या आंसर हो जाएगा? 50%। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। जीईआर क्या है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। यानी जीईआर को हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो अगर स्कूली शिक्षा की जीईआर की बात करें तो 2030 तक 100% हासिल करना है, ये हमारा लक्ष्य है। 2030 किसके लिए? आपके प्री प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक। सेकेंडरी का मतलब यहाँ 10वीं नहीं है बल्कि 12वीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी स्टेज, चौथी स्टेज 12वीं हो गई, 12वीं क्लास तक। ओके, लेकिन वोकेशनल की बात आ जाए या हायर एजुकेशन की बात आ जाए तो ये लंबा जाएगा, और 50% अगर हम 2035 तक हासिल कर लें, ये NEP 2020 में बोला गया है। तो याद रखना, 2035 वाली बात आएगी तो 50% याद रखना, लेकिन ये 50% क्या है? वोकेशनल या उच्च शिक्षा है। 2030 की बात आएगी जीईआर की, तो ये प्री प्राइमरी से 12वीं तक है। दोनों बातें याद रहेगी। 2025 आएगा तो ग्रेड 3 आएगा। 2025 आएगा तो कौन सा? FLN में ग्रेड 3 कक्षा 3 आएगा। और 2026-27 अगर आ गया तो 5वीं तक आएगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ, पिछले वीडियो का करेक्शन जो है। 16 नंबर का प्रश्न है, NEP 2020 के स्तंभों में शामिल नहीं है। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन जो बच्चे केवल हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए है। नहीं है तो सबके लिए, पर उनके लिए एक लेसन है ये। NEP 2020 के स्तंभों में, पिलर्स में शामिल नहीं है। इनके पिलर्स में क्या इंक्लूड नहीं है? पहला है पहुंच, दूसरा ऑप्शन है सामर्थ्य, तीसरा ऑप्शन है समानता, चौथा ऑप्शन है योग्यता। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि साहब NEP के महत्वपूर्ण 5 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 5 पिलर्स हैं। पहला है एक्सेस। क्या है? एक्सेस। एक्सेस का मतलब है हर किसी की पहुंच हो एजुकेशन में, इसको बोलते हैं एक्सेस। एक्सेस का मतलब पहुंच हो गया। दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता हो गया, तो गुणवत्ता तो यहां है ही नहीं। तीसरा हो गया इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता हो गया, तो समानता तो यहां है। चौथा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेहिता, जो यहां नहीं है। और पांचवा था अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब हिंदी में वहनीयता, यानी वहन कर सके हर कोई। तो वहनीयता, ध्यान देना आप, ये हिंदी के जो शब्द हैं इनके साथ इंग्लिश के आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे, तो वहां आप देख लेना। एक्सेस है, दूसरा क्वालिटी है, तीसरा इक्विटी है, चौथा अफोर्डेबिलिटी है, और पांचवा अकाउंटेबिलिटी है। तो 5 में से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपने इंग्लिश के शब्द नहीं देखे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जवाबदेहिता को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, और वहनीयता को इंग्लिश में बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी उन्होंने बोला, हमने वहनीयता बोल दिया, पर वहनीयता की जगह दूसरा नाम भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अफोर्डेबल का मतलब क्या हुआ? अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अफोर्डेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। हम कहते हैं ना कि साहब मैं इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। तो अफोर्ड का मतलब वहन करना, अफोर्ड का मतलब इकोनॉमिक और आर्थिक रूप से है। यहां पे एक शब्द दे रखा है सामर्थ्य। क्या दे रखा है? सामर्थ्य। हिंदी में सामर्थ्य दे दिया। कई बार आपने देखा आपके घर पे बात होती है, मेरा सामर्थ्य नहीं है साहब इस कार को खरीद लूं, या मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमको MBBS के लिए इतने पैसे दे दूं। तो सामर्थ्य भी अफोर्डेबिलिटी है। तो जो लोग इंग्लिश वाले वर्ड्स देखेंगे उनको 2-3 प्रश्नों का फायदा हो जाएगा। पहुंच एक्सेस है, सामर्थ्य अफोर्डेबिलिटी है, समानता इक्विलिटी है, योग्यता एबिलिटी जैसी कोई बात पिलर्स में नहीं है, ये याद रखना। हालांकि पिलर्स में भी दे सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को भी दे सकते हैं, फेयरनेस को भी दे सकते हैं, पर आपको समझना होगा कि कोई थोड़ी सी अलग सी बात होगी, वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ योग्यता आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूं, जितना हो सके आप शेयर करना। एक बात आपको और बतानी है मेरे को, वो और सुन लें, और वो ये थी कि कल हमने आपको साफ 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 शब्दों में बोला था। क्या बोला था? कि साइकोलॉजी अशोक पारिक लिखना है टेलीग्राम पे तो आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी आपने नहीं देखा उसको। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपने पुराना वाला चैनल बहुत से लोगों ने देख लिया। ध्यान रखना है,
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हमने नया बनाया है, इसमें लिखा है साइकोलॉजी अशोक पारिक सर, ये लिंक है। हालांकि लिंक हमने उसके नीचे भी दिया था, पर जाने आपने कितने लोगों ने देखा। तो रीड साइकोलॉजी नहीं लिखना है, रीड नहीं लिखना है, साइकोलॉजी अशोक पारिक, साइकोलॉजी अशोक पारिक लिखना है, तो फिर आपका वो आ जाएगा। अब एक पिछले बार की जो करेक्शन है वो आपको बता रहा हूँ। देखो हमने RTE रूल्स पढ़ा था, पढ़े थे ना RTE रूल्स, याद है आपको? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, ठीक है। और देखिए आप, अधिसूचना कब जारी हुई थी? 29 मार्च 2011 को हुई थी ना नोटिफिकेशन। तो एक तो उसमें हमने बोला था कि इसमें पार्ट फर्स्ट है, कुल 10 अध्याय जो मैंने आपको बताया था, आपको याद है? वो गया था पढ़ाने, तो आरंभ में विद्यालय प्रबंधन समिति सरकार से हथियाली ना उसने। फिर अभिभावकों और शिक्षकों ने मिलकर शिकायत की, तो बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हुआ। तो वो 9 हमने दे दिया, विविधता उसमें था। तो पहला आरंभिक था। दरअसल आरंभिक जो पहला अध्याय है, प्रिलिमिनरी, इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो ये धारा 2 से शुरू है डेफिनेशन। पहला टाइटल दे दिया उन्होंने, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, शुरू कब होगा, ठीक है। तो शुरू कब होगा, कमेंस कब होगा, इसका नाम क्या होगा, ये धारा 1 है, जो कि पहले ही दे दी उन्होंने, तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहला जो अध्याय होगा, पहला पार्ट है, उसमें केवल धारा 2(1) रहेगी। बात समझ में आ गई ना? इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आगे है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, मैंने वैसे सारी बातें करी हैं, इनकी सारी बातें मैंने आपको सार रूप में बता दी हैं। फिर दूसरा अध्याय आया था, इसमें SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना। तो इसमें धारा 3, 4 और 5 मैंने आपको बताई थी। ये धारा 3 है, इसमें कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना, तीसरी में। फिर धारा 4 भी इसी में रहेगी, फिर धारा 5 भी रहेगी। धारा 4 में एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यकारी समिति, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपको बता चुका हूँ, आपके हर महीने में एक मीटिंग होनी जरूरी है। 50% महिलाएं जरूरी हैं, ये हो चुका है, ठीक है। उसके बाद खास बात देखो, इसमें दे रखा है ना, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड क्लोज देखिए, द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ, एक महीने में, 3 महीने में तो होगी साधारण कमेटी, जनरल, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और नीचे देखो कोरम दे रखा है, द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी 1/3, यानी 33.33 मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद 5वें, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, आपको याद है SDP हमने बोला था, SDP, ठीक है। तो ये 3 धाराएं हो गई आपके अध्याय 2 में। फिर तीसरा अध्याय है, वो क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें एक ही धारा है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के लिए वो क्या किया था उसने, उस टीचर ने लिया था ना। तो शिक्षा के अधिकार में स्पेशल ट्रेनिंग की बात है, मैं ऐसा बता भी चुका हूँ। ये वाली जो स्पेशल ट्रेनिंग है, यहाँ कंफ्यूजन क्या हुआ उसमें, पिछले प्रश्न में देखना आप, ये स्पेशल ट्रेनिंग तो एज रिलेटेड बच्चे, जो बड़े बच्चे आएंगे ना 9 साल के, उनको हम डायरेक्ट चौथी में बैठाएंगे, उनको हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे, और ये एक्स्ट्रा SMC तय करेगी, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कितनी होगी? ये कम से कम कहाँ पे लिखा है, 3 महीने होगी, और मैक्सिमम 2 साल की होगी। इधर लिखा है ना, द ड्यूरेशन ऑफ सेड ट्रेनिंग शेल बी ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, तो 2 साल तक की होगी। दरअसल ये जो प्रशिक्षण है, ये धारा 6 का और पाठ 3 का, अध्याय 3 का, ये उम्र के हिसाब से बड़े बच्चों के लिए है। लेकिन एक चीज और दे रखी है। उसके बाद देखिए, मैं जो एक सवाल था ना उसमें, जिसमें कुछ कमेंट्स पे आए बच्चों के मेरे पास, कि साल बच्चों का एडमिशन वर्ष भर लेंगे या फिर शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 माह तक। हमने उसमें शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 माह तक किया है। एक क्लोज के हिसाब से वो सही है, लेकिन वास्तव में वो पूरा सही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली आज मैंने मेरे स्कूल में भी देखा था कि वर्ष भर एडमिशन लिए जाते हैं। इवन परीक्षा शुरू होने से पहले तक अगर कोई आ जाएगा तो उसका एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन एक क्लियरिफिकेशन है, वो क्या है, उसके लिए मैं आपको ये PDF दिखा रहा हूं। चलिए, तो चौथा अध्याय था, जिसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। तो हमने आपको बताया था राज्य सरकार यहाँ पे, ठीक है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो सब। इसमें भी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि पहली से 5वीं 1 किलोमीटर, छठी से 8वीं 2 किलोमीटर बोला था ना। तो देखो इसमें साफ लिखा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो है ही, साथ में खास बात क्या है, साथ में खास बात यह है कि पॉपुलेशन वाला सवाल था ना। तो पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था 150 केवल 1 से 5 में दे रखी है, 6 से 11 साल में, ठीक है। और छठी से 8वीं में पॉपुलेशन ही दे रखी है, 30 बच्चे जरूर दे रखे हैं, उसमें 20 बच्चे जरूर दे रखे हैं ना। तो हर चीज़ ऑथेंटिक है हमारे पास, चिंता नहीं करें आप। फिर उसके बाद आ गया, आगे चलते हैं, ये धाराएं इनकी हैं। फिर अगला अध्याय आ गया था 5वां, जिसमें स्कूल और टीचर, हाँ यस, स्कूल एंड टीचर, किसी ने मेरे को कमेंट किया था, तो उसका मैंने जवाब भी दिया था, ध्यान रखना। उसके बाद जो बात हमको देखनी थी, टीचर अलग से अध्याय, इसमें छठा, मैंने बोला था टीचर अलग से अध्याय, तो छठा अलग से अध्याय मिलेगा आपको टीचर। देखो टीचर्स मिल गया ना,
शिक्षक। लेकिन यस, ये वाली बात है धारा 13 में, यस 13 में, इसमें देखो साफ लिखा है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन, यानी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ एडमिशन शेल बी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूल। यानी एकेडमिक सेशन चालू होगा तो 6 महीने तक एक्सटेंड होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको मैंने क्लियर किया है पूरा, साथ में ध्यान रखना कि इसका मतलब दरअसल क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर 6 महीने तक कोई बच्चा आ जाता है आपके पास तो आप उसको डायरेक्ट कक्षा में बैठाओगे। लेकिन अगर कोई 6 महीने बाद आता है, जैसे आपको याद है हमने बोला था 30 सितंबर लास्ट डेट रहेगी उसमें आरटी 2009 में, वो यूडाइस की डेट थी क्योंकि 30 सितंबर से के बाद के एडमिशन अगले साल में काउंट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि साहब उस बच्चे को हम रोक लेंगे, बच्चा तो जाएगा अगले साल, लेकिन उसकी काउंटिंग नंबर ऑफ एडमिशंस कितने हुए, नामांकन इस साल कितने हुए, उसमें वो नहीं जुड़ेगा। सेम वही वाली बात, लगभग वैसी बात यहाँ पे है कि 6 महीने तक अगर बच्चा आ गया तो आप डायरेक्ट उसको क्लास में बैठाओगे। लेकिन अगर 6 महीने बाद कोई आता है तो भी मना नहीं करेंगे उसको, इसलिए वर्ष पर्यंत एडमिशन चलेंगे। तो उसका आंसर चौथा ऑप्शन वर्ष पर्यंत उसमें था, इसलिए वर्ष पर्यंत उसका आंसर हम सही मान लेंगे अगर एग्जैक्ट ऐसी लैंग्वेज परीक्षा में आई तो। ये बात समझ में आई आपको। लेकिन फर्क क्या है वो सुने। देखो इसके बाद दूसरा क्लोज है, वेयर ए चाइल्ड इज एडमिटेड इन ए स्कूल आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड, उसके बाद भी कोई एडमिशन लेता है तो उसको रोकेंगे नहीं हम। ही शैल बी एलिजिबल टू कंप्लीट स्टडीज विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग एज डिटरमाइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको हम उन बच्चों के साथ नहीं बैठाएंगे, बल्कि उसको 6 महीने का कवर कराने के लिए हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देंगे। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए इतना समय चला जाएगा, स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है कि उसको हम परीक्षा तक उनके साथ ले आएंगे। ये भावना है, ये मानस है। इसलिए उस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं उसमें आप मेहरबानी करके चौथा वर्ष पर्यंत कर लेना। हालांकि एग्जैक्ट ऐसा ऑप्शन परीक्षा में कैसे ऑप्शन आते हैं, कैसा प्रश्न आता है, वो बाद की बात है, डिपेंड करेगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात याद रखना, ये भी अपने आप में बात सही है क्योंकि लिखा हुआ है धारा 13 में, लिखा है ना साहब कि एक्सटेंडेड पीरियड कितना होगा, 6 महीने का होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम उसको रोक भी नहीं सकेंगे। तो लैंग्वेज में अगर ऐसा आए जैसा उस प्रश्न की लैंग्वेज, कब तक एडमिशन लिए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से वर्ष पर्यंत ही करेंगे। इसलिए मैं उस प्रश्न के बारे में आपको करेक्शन दे रहा हूं। लेकिन आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है कि धारा 13 के अनुसार प्रवेश का विस्तारित समय, हिंदी में विस्तारित समय, इंग्लिश में एक्सटेंडेड पीरियड आ गया तो हम 6 महीने ही करेंगे।